अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ कि मैं आपको कुछ टिप्स देने लगा हूँ कि जब भी आप कोई भी किसी भी वकील को हायर करें तो जो कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके ज़हन में होने चाहिए, ताकि मैं कौन सा वकील कर रहा हूँ, क्या ये मेरा केस हल कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो ये इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में मदद देंगे कि ये 7 टिप्स जो आप अपने ज़हन में रखें किसी भी वकील को हायर करने से पहले, किसी भी वकील के पास जाने से पहले। ये मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। स्पेन में हो या किसी भी कंट्री हो, दूसरे मुल्क में भी हो, ये इंशाल्लाह आपको मदद करेंगे। जो पहला पॉइंट ये है वो ये है कि फ्री कंसल्टेशन, यस और नो। अब ये साउंड तो बड़ा करता है कि जी फ्री कंसल्टेशन है या एक बंदा वकील है जो कंसल्टेशन के पैसे लेता है, तो हमें क्या करना चाहिए। अब जो पहली कंसल्टेशन होती है, आपका कोई मसला बन गया है, स्पेनिश लॉ में बन गया है या किसी दूसरे मुल्क में आपका कोई मसला बन गया है इमिग्रेशन का, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हल के सिलसिले में आप किसी वकील के साथ मिलना चाहते हैं, तो ये जो पहला कंसल्टेशन जो होता है ये टोटली बेनिफिशियल होती है कि आपने ये देखना है कि मेरा मसला क्या है और इसमें इस मुल्क का लॉ क्या कहता है, स्पेनिश लॉ क्या कहता है, स्पेनिश इमिग्रेशन लॉ क्या कहता है और मेरे मसले क्या हैं और मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, और कि इससे मेरे डाउट्स जो मेरे शकूक व शुबात हैं वो क्लियर होंगे कि नहीं, क्या मेरा काम होगा कि नहीं होगा, कितने परसेंट होगा और कितने चांसेस होंगे। अब हमारा मसला ये होता है कि हम सस्ते वाले के पास चले जाते हैं या हम देखते हैं कि चलो जी यहाँ इसने यार फ्री कंसल्टेशन दे रहा है, जाते हैं बस ठीक है, थोड़ा सा मसला पूछ के आ जाते हैं और हम हमेशा गलत गाइडलाइन पे जाते हैं। अब जहाँ पे कंपटीशन है वकला में भी, तो वो ज़्यादातर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो यही है कि वो कोशिश करते हैं कि मिनिमम या तो फ्री कंसल्टेशन दे दें या फर्स्ट में वो मिनिमम जो है वो पैसे रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हाई कर सकें। अब इसका नुकसान क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपका केस है, आप लेकर आपने वहाँ पे जाकर डिस्कस करना है और फ्री कंसल्टेशन है, तो आप समझते हैं कि यार ये वकील जो है मुझे 10 से 15 या 20 मिनट तो मुझे देगा ना, तो मैं अपना केस उसे अच्छे तरीके से बयान कर सकूँगा। तो जब फ्री में जाएँगे तो वो ये देख वो मेन चीज़ें हेडेक देगा आपको, ठीक है, या अब ये कर लें, वो तफ़सील में आपको समझाएगा नहीं, क्योंकि उसके मज़ीद पे कस्टमर वेट कर रहे होंगे, उसको पता होगा मैंने इससे कुछ लिया नहीं है। अब यही मसला है इधर बार्सिलोना में। मैं कुछ दोस्तों के साथ 1-2 एक स्पेशलिस्ट वकील के पास गया था, उनको ज़ुबान नहीं आती थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ चलो, थोड़ा-सा हमें एक्सप्लेन कर देना। लेकिन हालाँकि वो 30 यूरो ले रही थी, लेकिन 30 यूरो ले रही थी, लेकिन वो आप जितनी मर्ज़ी कंसल्टेशन कर लें, लेकिन वो ना ऐसे 2-3 मिनट में भगाते थे ना, कि उनको आपकी प्रॉब्लम से सरोकार नहीं होता था। कि कोई बंदा कंत्रातो लेके क्या है, ये मैंने ये कंत्रातो चेक कराना है, तो कहेंगे अच्छा बस ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर हम बताएँगे, हम इधर कंत्रातो बताने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो इसलिए जब भी कोशिश जाएँ किसी अच्छे वकील के पास जाएँ, ये ना देखें, पहला पॉइंट ये ना देखें कि इसकी कंसल्टेशन फ़ीस कम है या फ्री में, तो चले हम चलते हैं, वो हमेशा आप मायूस हो जाएँगे, आपको सही समझ नहीं आएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उस वकील का चेक करना चाहिए कि इसका एरिया ऑफ नॉलेज क्या है। इसका क्या मतलब है कि क्या वो वाक़ई इमिग्रेशन लॉ में या एक्सट्रांजेरिया के लॉ में एक्सपर्ट भी है कि नहीं है। जो हम उसके पास प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, क्या वो उस चीज़ को जानता भी है कि नहीं। अब इधर कहीं मुझे अपने टाइम पीरियड में कहीं वकला के साथ शुरू के पीरियड में इत्तेफाक हुआ है कि जिनको इमिग्रेशन लॉ की बिल्कुल समझ भी बूझ भी नहीं होती है, वो नॉर्मल लॉ स्पेनिश लॉ के एक्सपर्ट होते हैं। तो जब हम अपना केस उनके पास लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं स्टडी करूँगा या करूँगी और मैं कल आपको बताऊँगी। तो ऐसे वकला को बिल्कुल लिस्ट से आउट कर दें। कम से कम जो हमारा इमिग्रेशन का यहाँ पे मसला होता है ज़्यादा, तो अगर आपका कोई इमिग्रेशन के अलावा कोई मसला है तो फिर उसी वकील के पास जाएँ, लेकिन अगर इमिग्रेशन के एक्सपर्ट के पास जाएँ, वो आपको जैसे ही आप प्रॉब्लम बताते जाएँगे, आपको ठक बताएगा कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट के पास ही जाएँ, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको कई पॉइंट से, कई खुआरी से बचत हो जाएगी। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे ये है कि आप ये देखें कि जो मैं केस लेके जा रहा हूँ,
या मेरे जो मसाइल हैं, ये मेरे मिसाल के हम पाकिस्तानी हैं तो या इंडियन भी जो भी है, तो देखते हैं कि ये मसाइल इस तरह के इस वकील ने पहले भी हल किए हैं कि नहीं किए हैं, या मेरे मुल्क के लोगों के जो मसाइल हैं, हमारे भी सेम ही मसाइल होते हैं, तो अब दूसरे कंट्री के वो मसाइल नहीं होंगे, हो सकता है उनके थोड़े डिफरेंट हों, तो क्या वो उनने ये मसाइल हल किए हैं कि नहीं, कि क्या वो इन मसाइल में एक्सपर्ट हैं इन प्रॉब्लम्स में कि नहीं है। ये बहुत ही की है और की चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या वो इन मसाइल में एक्सपर्ट है कि नहीं है। चौथी चीज़ यह है कि आपने उस वकील की रेपुटेशन देखनी है, कि अब जो लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि यार ये बड़ा अच्छा वकील है, आप इसके पास केस लेके जाएं, मेरा केस एक इसने हल किया है, तो आप ये देखें कि इसकी रेपुटेशन कितनी है, ये कितने परसेंट केसेस को इसने हल किया। अब एक केस हल हो गया, नो, नॉट इशू। आपने ये देखना है कि कितने परसेंटेज इसकी है, कम से कम कुछ परसेंटेज तो होना जो उसने केसेस को हल किया हुआ हो। पांचवा पॉइंट जो है कि हमारे लोग ज़्यादातर स्पेन में यही करते हैं कि वो हिस्टोर को केस दे देते हैं, जब भी उन्हें कोई अपना डॉक्यूमेंटेशन रिन्यू करानी हो या ऐसा कोई इशू हो, तो वो हिस्टोर को दे देंगे। वो कहेंगे यार हिस्टोर का भी सेम ही काम होता है, कहते हैं तो चलो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये उसको दे देगी है, या उसके अलावा भी कोई मसला होगा तो उससे डिस्कस कर रहे होंगे। तो ऐसी सूरत में हमेशा अगर जब वो आपका वो रिजेक्ट हो जाएंगे पेपर, तो आप देखेंगे यार ये तो इसने बताया ही नहीं था मुझे, फिर कहेंगे इसको तो पता ही नहीं था। तो ये याद रखिएगा कि हिस्टोर जो है ये हिस्टोर के कामों के लिए है, और अबोगादो जो है वो अबोगादो के कामों के लिए। अब अबोगादो भी जो एक्सटर्नहेरिया का स्पेशलिस्ट है, नॉर्मल वकील नहीं है, जो एक्सटर्नहेरिया का स्पेशलिस्ट, इमिग्रेशन लॉ का स्पेशलिस्ट है, वही है। छठी चीज़ यह है कि जिस अबोगादो के पास जा रहे हो आप, उसके पास जाने से पहले काइंडली गूगल में जाके या फेसबुक में आप ये लिखें, एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं, EXPATS, एक्सपर्ट्स ओपिनियन। तो आपको जो लोग उसके पास गए हैं उनने अपनी ओपिनियन, अपनी राय लिखी होगी कि इसने ये कैसे काम करते हैं, इनकी उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी शोहरत क्या है, और ये इसकी सक्सेस रेट कितनी है, और क्या वाकई ये इस लॉ को समझता या समझती भी है कि नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस ये है कि आप कीमत जो आपकी प्राइस है उसको गाइडलाइन लें। इसका क्या मतलब है, देखेंगे ये वकील कितने पैसे लेता है, ये नहीं है कि यार ये 200 में काम कर रही है, 100 में काम कर रहा है, ये दूसरा जो 500 में काम कर रहा है तो मैं एक ही काम है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर वकील की एक्सपर्टीज़ होती हैं, प्रोफेशनलिज्म की एक कीमत होती है। तो सस्ते में जाके आप जो है वो अपना काम सारा ख़राब कर लेते हैं, और बाद में देखते हैं कि यार बस काम ख़राब हो गया है ना। अब मिसाल के तौर पे अब हज़ारों इमिग्रेशन अटारनीज़ हैं जो कंपटीशन है, जो सस्ते में भी सर्विस दे रहे होते हैं, लेकिन उनको एक्सपर्टीज़ नहीं थी। अब मुझे एक केस याद है, हमारा एक दोस्त था आज से 10 साल पहले, तो उसका डिपोर्ट फाइल ओपन हुई हुई थी, तो उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे। तो उन्होंने उसी शहर में, छोटा सा शहर था, तो एक नॉर्मल वकील जिसकी एक्सपर्टीज इमिग्रेशन की नहीं थी, ने वो किया हुआ था, तो वो सस्ता था, तो उसने वो केस को लड़ रहा था, लेकिन कुछ चांसेस नहीं निकल रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने एक बहुत महंगा वकील किया, और उसकी एक्सपर्टीज़ थी, उसका नॉलेज था, लेकिन वो महंगा था। तो उसने उसको 2 दिन में उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं खास किया, उसने फ़ाइल टोटल बना के उसको सेंड की। जो उसका एक्चुअल वकील था उसे बोला कि इस अदालत में आप गलत राह पे बैठे हुए हो, आप इस कोर्ट में जाओ और ये फ़ाइल इसी तरह करके जमा करा दो, वहाँ पे सबमिट कर दो। और दूसरे दिन वो लड़का रिलीज़ हो गया था। इसलिए प्रोफेशनलिज्म की कीमत होती है, और हाई प्राइस जो है गुड इंडिकेटर होता है कि आप इन गुड हैंड्स हैं, आप महफूज हाथों में, कम से कम आप प्रोफेशनलिज्म के हाथ में हैं। तो ये मैंने कोशिश किया कोई 7 पॉइंट आपको बता दूं, ताकि जब भी आप स्पेन में किसी भी वकील करना चाहें, तो इसमें पहला पॉइंट यह है कि फ्री कंसल्टेशन है कि नहीं है। कोशिश करें कि अगर आपका पहला केस है तो कंसल्टेशन में कोई पैसे दे दें। दूसरा यह है कि आप देखेंगे उसका एरिया ऑफ नॉलेज क्या है। तीसरा यह है कि हम अपने हमारे मुल्क के लोगों के केस उसने हल किए हैं कि नहीं किए। चीज़ चौथी यह है कि उसका सक्सेस रेट क्या है। पांचवा यह है कि आप हमेशा अबोगादो के पास जाएं, मैं किसी स्टोर के पास ना जाएं। छठवां यह है कि आप गूगल से या फेसबुक से या किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन से उसके बारे में राय भी ले लेंगे। आप थर्ड सोर्स होगा, क्योंकि किसी एक दो केस जीतने से कोई खास नहीं होता। और सातवां यह है कि कभी भी सस्ते वकील के पास ना जाएं, कम से कम कंसल्टेशन में भी आप पैसे दें,
और ताकि आप अपना केस फुली उसके सामने पेश कर सकें, वो आपको उसको पता कि मैंने इससे पैसे लिए हैं, मैंने इससे कंसल्टेशन देनी है। क्योंकि ये याद रखें कंसल्टेशन में आपने अपना माइंड बनाना होता है कि मैंने ये केस लीड करना है कि नहीं करना। अब यहाँ पे कई मेरे भाई जो होते हैं उनने सस्ता वकील किया होता है, बाद में उनको नहीं पता होता ये किस लाइन पे जा रहे हो। 3-3 4-4 साल केसेस में जो तरहता उनने दानेगार कर दिया, अब वो रिजेक्ट हो गया, अब उसकी पीलू में जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा ना किधर जा रहे हैं। और कम से कम जब आप प्रोफेशनलिज्म के हाथ में होंगे तो आप समझेंगे कि मैं सोइन बोनस मानूस कि मैं अब कम से कम मुझे पता तो है ना मैं किधर खड़ा हूँ और ये मेरा केस किधर लीड कर रहा है। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ेम मान ला मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि कोई किस्म का बेनिफिट नहीं होता, यही होता है कि आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। जो मेरे भाई छोटे छोटे शहरों में बैठे हुए हैं जिनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो किसी से फ़ोन करके पूछ रहे हैं, ख़ास गाइडलाइन नहीं उनको मिल रही होती, तो मेरी कोशिश यही होती है कि उन तक ये मेरा मैसेज पहुँचे ताकि वो खुआरी से बच सकें। और अगर मैं उनकी किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ वीडियो के ज़रिए, तो किसी कोई लॉ उनकी समझ में आ गया और वो खुआरी से बच गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये मेरी कामयाबी है। दुआओं में याद रखिएगा, बस दुआओं की ज़रूरत है। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।